वेलकम स्टूडेंट, मैं उटांडे सर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर में हम बेसिक जो चीजें हैं इनकी, इस बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में यदि स्टूडेंट आप देखे होंगे या आप देखेंगे तो आपको अल्टरनेटर की प्रीवियस जो जानकारी है, बेसिक कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और कौन कौन सी वाइंडिंग इसमें की जाती है, अल्टरनेटर के क्या टाइप्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज अल्टरनेटर में। तो बेसिकली अल्टरनेटर के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो अल्टरनेटर में दोस्तों आपको एक चीज देखने मिलेगा कि यहाँ पर रोटेटिंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जैसा होगा वैसे ही रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही सेम मिलेगा आपको। तो दोस्तों, मैं बेसिक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। अल्टरनेटर में ये रोटर पार्ट होता है, ये स्टेटर पार्ट है, इसे स्टेटर पार्ट कहते हैं। स्टेटर पार्ट, अंदर वाला रोटर पार्ट। ठीक है। यहाँ पर जो वाइंडिंग लपेटी हुई है, रोटर में फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है, रोटर में ही फील्ड वाइंडिंग की जाती है। क्लियर है। स्टेटर में भी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन स्टेटर में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को करते हैं स्टेटर में। तो ये रोटेटिंग फील्ड टाइप की बात है। रोटेटिंग फील्ड टाइप का जो अल्टरनेटर होता है उसके स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को की जाती है। आउटपुट के रूप में आपको यहाँ से थ्री फेज सप्लाई मिलेगा, वो भी स्टेटर वाइंडिंग से ही मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, फील्ड पोल को एक्साइटेड करने के लिए हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। और यहाँ पर दो स्लिप रिंग लगी होती है, ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट में ओनली टू स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं, दो स्लिप रिंग्स का, जो फास्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर की सहायता से, अर्थात कि कोई ऐसा एक्सटर्नल प्राइम मूवर या मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी। और इस प्राइम मूवर को मतलब कि रोटर को रोटेट कराएंगे। रोटर को जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी दोस्तों। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्रिएट होगा, उसके कारण यह अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स देते हैं, अर्थात कि डीसी बैटरी का यूज करते हैं। जो डीसी एक्साइटेशन 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन ब्रश लगे होंगे इसमें, कार्बन ब्रश के सहायता से ही स्लिप रिंग में सप्लाई जाएगा, और स्लिप रिंग का जो कनेक्शन है वो फील्ड वाइंडिंग से होगा और फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटर बेसिक वर्किंग करता है दोस्तों। चलिए आगे हम देखेंगे कि इसका, इसमें जो कॉइल फैक्टर होता है, पीच फैक्टर, टोर्डिंग फैक्टर, तो ये इन कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो आपको ये देखने मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो कॉइल का कंस्ट्रक्शन होता है वो देखने में मिलता है। तो बेसिकली यदि देखें हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में हम दोस्तों आज आज का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारह में हमें पढ़ना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 36 स्लॉट मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को केडी से शो किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर एक अल्टरनेटर है, और इस अल्टरनेटर में दोस्तों 36 स्लॉट है। इसको बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। 36 स्लॉट है, 4 पोल है, 3 फेस अल्टरनेटर है दोस्तों आपके पास। यदि इसमें पोल पिच आपको निकालना है तो 36/4 हो जाएगा, तो 9 स्लॉट प्रति पोल हो जाएगा, मतलब कि प्रत्येक पोल में 9 स्लॉट होंगे। अब इसमें यदि 9 स्लॉट पर पोल निकाले थ्री फेस सप्लाई के लिए, तो 3 स्लॉट पर पोल पर फेस हो जाएगा, मतलब कि प्रत्येक पोल और प्रत्येक फेस में 3 स्लॉट में डिवाइड करेंगे इसे हम। फेज डिफरेंस आपको मिलेगा ईच, मतलब प्रत्येक स्लॉट में। तो प्रत्येक स्लॉट का जो फेज डिफरेंस मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, तो प्रत्येक क्वाइल का जो फेज डिफरेंस होता है 180 होता है। तो यहाँ पर 180 अपान क्या हो जाएगा, पोल पिच। तो यहाँ पर पोल पिच कितने, 9 स्लॉट पर पोल दोस्तों, पोल पिच। तो पोल पिच का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20। मतलब कि फेज डिफरेंस आप ईच स्लॉट 20 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जो की जाती है, अर्थात कि यहाँ पर हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करेंगे, तो ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को कैसे किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, ये देखेंगे। तो कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है, अर्थात कि जिसे हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग,
तो आर्मेचर कंसंट्रेटेड, ये आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसे हम कनेक्शन करते हैं या वाइंडिंग वाउंड करते हैं स्टेटर पार्ट में। तो स्टेटर में जो कंसंट्रेटेड आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, तो स्टेटर पार्ट में जो वाइंडिंग करते हैं दोस्तों उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पर हमने उसको देखा, कंसंट्रेटेड जब वाइंडिंग करेंगे तो तीन स्लॉट है प्रत्येक पोल में, मतलब 3 स्लॉट आएंगे, फिर दूसरे पोल में 3 स्लॉट आएगा, फिर आने वाले पोल में फिर 3 स्लॉट आएगा। तो इस तरीके से हम उसको 3 3 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसे स्टेटर पार्ट में लगाया जाता है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने मिलेगा दोस्तों कि प्रत्येक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो ईएस होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न होगा तो ये ईएस वोल्टेज होगा दोस्तों। तो एक कंडक्टर में एक ईएस उत्पन्न हुआ, दूसरे कंडक्टर में दूसरा ईएस वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से इसे हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे तो हमें एक चीज दिखने मिलता है कि अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल साइड ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो अल्टरनेटर में यदि उसका सबका जोड़ लगाए हम, तो 3 कॉइल है, तो 3 कॉइल में दोस्तों यहाँ पर हम 3 वाइंडिंग लगाएंगे। 3 कॉइल में 3 वाइंड, मतलब कि यहाँ पर 3 स्लॉट है, तो 3 स्लॉट में 3 वाइंडिंग होगी। तो एक स्लॉट में एक वाइंडिंग ईएस हुई जो वोल्टेज उत्पन्न करके दिया हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज। दूसरे कॉइल में दूसरे स्लॉट में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो ईएस होगा दोस्तों, और तीसरे स्लॉट में भी वोल्टेज उत्पन्न होगा ईएस। तो यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे, वही अर्थमेटिक सम की बात किया है यहाँ पे, प्रत्येक कॉइल साइड में जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3s उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि ये 1s प्लस ये हो जाएगा इसके साथ प्लस प्लस ये इसके साथ हो जाएगा ईएस प्लस, तो ये हो जाएगा 3s वोल्टेज। तो वोल्टेज जो उत्पन्न होगा 3 कॉइल में वो 3s हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है सभी को। उसके बाद यहाँ पर इसी एक ही चैनल में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, रेफरेंस लाइन एक ही होगी, तो ये ईएस, ये ईएस और ये ईएस दोस्तों, ये दोनों तीनों को मिलाएंगे तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, 3 ईएस। अब यहाँ पर ये 3 ईएस हो जाएंगे, तो इसको यदि हम जब वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग में आर के 3 हो जाएंगे दोस्तों, वाई के 3 हो जाएंगे, और बी के 3 स्लॉट हो जाएंगे, फिर आर के 3 स्लॉट हो जाएंगे, फिर वाई के 3 स्लॉट हो जाएंगे, और फिर बी के 3 स्लॉट हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 3 स्लॉट में एक एक फेस की वाइंडिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आर वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ये वी वाई और ये करेगा वी बी। इस तरीके से इसे हम दोस्तों याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा वी वाई और ये हो जाएगा वी बी। क्लियर है, मतलब ये आर फेस का, वाई फेस का और ये बी फेस का, तो 3 3 स्लॉट में वाइंडिंग यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से हम इस कैलकुलेशन से हम इसमें वाइंडिंग के सेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। यदि हम इसे आगे देखते हैं तो ये जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग होती है जिसका कंस्ट्रक्शन हमें देखने मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हमें एक चीज ये देखने मिलती है दोस्तों कि इसका भी कंस्ट्रक्शन आपको सेम वैसा ही मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर पीच फैक्टर में आपको देखने मिला था। चलिए, जो वाइंडिंग वहां पर की गई है वही वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के रूप में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है, याद रखिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग को ही डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसे हम केडी से शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आर्मेचर वाइंडिंग का, वो होता है 0.96। याद रखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर प्रत्येक पोल पर 3 स्लॉट होंगे, प्रत्येक पोल पर कितने स्लॉट होंगे, 3 स्लॉट होंगे। तो एक पोल में 3 स्लॉट, दूसरे पोल में 3 स्लॉट, तीसरे पोल में 3 स्लॉट, इस टाइप से चलता रहेगा। और ये 3 स्लॉट में 3s वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसमें भी 3s वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों। और यह यहाँ वाइंडिंग कनेक्ट, इसमें कनेक्शन होगा इसका। जब इसका वाइंडिंग फैक्टर देखते हैं तो कनेक्शन इस तरीके से मिलेगा आपको। बेसिक इसका जब फेजर डायग्राम देखेंगे तो फेजर डायग्राम में वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो 3 वाइंडिंग है यहाँ पर, मतलब कि 3 स्लॉट है और तीनों स्लॉट में दोस्तों वाइंडिंग की हुई है।
तो तीनों स्लॉट में वाइंडिंग हमने जब उसमें इंस्टॉल किया तो प्रत्येक कॉइल का वोल्टेज ईएस, फिर दूसरे कॉइल स्लॉट में कॉइल का वोल्टेज ईएस और तीसरे का ईएस। तो इस तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों हम, तो मान निकल के मिलेगा आपको 2.88 ईएस। तो ये डिस्ट्रीब्यूट वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का जो वेक्टर सम होगा, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वो इस तरीके से 2.88 ES मान हमारे हमें प्राप्त होगा। अब ये इन सब का फेजर डायग्राम देखें हम, तो फेजर डायग्राम में कुछ एंगल प्राप्त होगा, और इसका एंगल कितना प्राप्त हुआ था, 20 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये 20 डिग्री कैसे आया दोस्तों, ये 20 डिग्री इस टाइप से आया 180/9। ठीक है, तो 9 पोल था, तो ये हो जाएगा 9 2 18 मतलब 20 डिग्री। तो यहाँ पर प्रत्येक जो क्वाइल होगी उसके बीच का जो एंगल मिलेगा आपको यहाँ पर 20 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर भी ईएस का मान 20 डिग्री मिलेगा, इसमें भी ईएस का मान 20 डिग्री मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पर भी 20 डिग्री ही मिलेगा। अर्थात कि प्रत्येक फेस में जो क्वाइल होगी उसका जो एंगल मिलेगा आपको वो 20 डिग्री ही प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केडी जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केडी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान कैसे आप निकालेंगे, या ये इसका फार्मूला है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अल्टरनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो अल्टरनेटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है स्टूडेंट, वो होता है वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अर्थात कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग है उसका उसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका वेक्टर सम, मतलब कि उसका योग, उसका योग बोलेंगे हम, अपान अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो उसका हो जाएगा, तो अर्थमेटिक सम तो इसका भी योग हो जाएगा दोस्तों ईएमएफ का जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। तो दोनों को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन मान इस तरीके से प्राप्त होता है, केडी इज इक्वल टू, इसका मान निकला था 2.88 ईएस अपान ईएस। तो ईएस से ईएस कैंसिल हो जाएगा, तो केडी का मान आपके सामने प्राप्त होगा 0.96। 0.96 ये है केडी का मान। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें जब फार्मूले के तौर पर जब इसे लिखा जाता है तो फार्मूले के तौर पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एक चीज आपको क्लियर कराई जा रही दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आईटीआई एग्जाम हो, चाहे जेई डिप्लोमा की एग्जाम हो, या और बीटेक की एग्जाम हो। सभी एग्जाम जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा। तो ये केडी जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं, इसका मान होता है 0.96, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, याद रखिएगा अल्टरनेटर के लिए। ये मान होगा अल्टरनेटर के लिए, अल्टरनेटर का ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात यदि पूछा जाएगा तो ये 0.96 होता है। इसका फार्मूला आपको ऐसा मिलेगा। इसका फार्मूला कैसा है दोस्तों, के डी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू, एम साइन बीटा बाई टू। तो ये साइन एम बीटा बाई टू जो हो जाएगा दोस्तों, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। एम यहाँ पर जो होगा, ये जो एम दिख रहा है दोस्तों, ये एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेस, मतलब प्रत्येक फेस में, प्रत्येक पोल में नंबर ऑफ स्लॉट, कितने स्लॉट होंगे। तो यहाँ पर 3 स्लॉट कैलकुलेशन की हमने, तो 3 स्लॉट हम निकला। तो इसमें बीटा का जो मान निकलता है, यही बीटा का मान दोस्तों 180 इज अपान पोल पिच। तो 180 मान, पोल पिच का मान यहाँ 9 निकला था, तो कैलकुलेशन किए तो 20 निकला दोस्तों। तो यही बीटा का जो मान निकला था यहाँ पर 20 डिग्री निकला था। इसी के हिसाब से यहाँ पर मान हमने रखा था दोस्तों। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, चलिए क्लियर करते हैं इसे कि अल्टरनेटर में वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। तो अल्टरनेटर का जो वाइंडिंग फैक्टर है, उसका फार्मूला है वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू पिच फैक्टर
इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो पीच फैक्टर को हम शो करते हैं केपी से, इसे डिनोट करते हैं केपी से, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को डिनोट करते हैं के डी से। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को डिनोट करते हैं के डी से। तो कभी भी एग्जाम में यदि वाइंडिंग फैक्टर का फार्मूला पूछ लिया जाए तो आपको केपी इंटू के डी आंसर टिक करके आना है। 4 ऑप्शन में यही आंसर आएगा। वाइंडिंग फैक्टर, अल्टरनेटर का जो वाइंडिंग फैक्टर है, अल्टरनेटर का वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू पिच फैक्टर केपी इंटू के डी हो जाएगा दोस्तों। फिर है इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन चोर्डिंग फैक्टर। तो चोर्डिंग कॉइल या चोर्डिंग फैक्टर में जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं वो हार्मोनिक्स क्या इफेक्ट पैदा करते हैं इसमें, क्योंकि हार्मोनिक्स पैदा होता है और इसी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। इसमें डैम्पर वाइंडिंग का यूज इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि हार्मोनिक्स को दूर किया जा सके। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करने से हार्मोनिक्स दूर होता है, हंटिंग इफेक्ट भी दूर होता है। क्लियर है, हंटिंग इफेक्ट भी दूर होता है दोस्तों। क्लियर है सभी को। हंटिंग इफेक्ट क्यों दूर किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग का करने के साथ साथ डैम्पर वाइंडिंग करेंगे तो हंटिंग इफेक्ट भी दूर हो जाएगा, हार्मोनिक्स भी एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक्स और अदर जो लॉसेस हैं वो भी दूर हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो चोर्डिंग फैक्टर में जो हार्मोनिक्स उत्पन्न हो रहा है उसे दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, डैम्पर का। क्लियर है सभी को। डैम्पर वाइंडिंग जिसे पोल फेस में लगाया जाता है। फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चोर्डिंग एंगल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एंड के सी। चोर्डिंग फैक्टर को केसी से भी शो करते हैं। तो केपी का फुल फॉर्म होता है पीच फैक्टर, केडी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और केसी का फुल फॉर्म होता है चोर्डिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये होता है, इसका फार्मूला है कॉस अल्फा बाई 2। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों 4 ऑप्शन में। तो ये इस तरीके से इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर nth हार्मोनिक्स ऑफ चोर्डिंग फैक्टर। तो इसके कारण जो हार्मोनिक्स पैदा होता है इस हार्मोनिक्स को देखेंगे हम। चोर्डिंग फैक्टर में जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है उसे देखेंगे तो n इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हो जाएगा एंड के सी, और के सी इज इक्वल टू चोर्डिंग, ये चोर्डिंग फैक्टर है कॉस एन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस एन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक्स चोर्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, फिफ्थ में 5 सामने आ जाएगा, 5 अल्फा कॉस 5 अल्फा बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। इसको इस तरीके से लिखते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको वहां पर देखने जरूर मिलेगी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो क्या है और कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अल्टरनेटर में जो ईएमएफ इक्वेशन, इस ईएमएफ इक्वेशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईएमएफ इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हम यदि देखें तो हमें एक चीज देखने मिलता है कि अल्टरनेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किस वजह से होता है। तो यहाँ पर जनरेटेड जो ईएमएफ है प्रति फेस में, तो ईजी का फुल फॉर्म होता है जनरेटेड ईएमएफ पर फेस। प्रत्येक फेस में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसे शो किया जाएगा। फाई फ्लक्स पर पोल इकाई हो जाएगी इसकी वेबर में। एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगा एफ। एन स्पीड ऑफ रोटर, रोटर की जो स्पीड होती है आरपीएम में, तो ये एन को एन से शो करेंगे इसे। टोटल नंबर ऑफ पोल, तो टोटल नंबर ऑफ पोल को हम शो करेंगे पी से। उसके बाद है इसका फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एन एस, एफ इज इक्वल टू एन एस इंटू पी अपान 120, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपान पी। ये फार्मूला ज्यादातर बुकों में लिखा रहता है, सभी बुक्स में यही फार्मूला मिलेगा। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और स्पीड भी निकाल सकते हैं अल्टरनेटर की। तो एक ही फार्मूले से दोनों काम हो जाएंगे। के एफ के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11, क्योंकि यहाँ एसी की बात की जा रही है, तो एसी सर्किट है, इसलिए फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 1.11। क्लियर है सभी को। अब यदि यहाँ पर केसी केपी और केडी का मान देखें हम, तो हमें एक चीज देखने मिलती है कि यदि केसी का मान जब हम रखते हैं तो केसी का मान कितना निकलता है, चोडिंग फैक्टर का, इसे कहेंगे चोडिंग फैक्टर, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी निकाले हम, तो ये हो जाएगा केडी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपान हो जाएगा एम साइन बीटा बाई 2। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है सभी को। एवरेज, अब देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर। तो प्रत्येक कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रत्येक कंडक्टर का ईएमएफ इंड्यूस्ड, उसी का एवरेज मान देखेंगे अब। अर्थात कि प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसी का एवरेज मान। तो प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है पर कंडक्टर यदि देखें तो मान निकलेगा डी फाई अपान डी टी। तो यहाँ पर यदि जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों हम, तो कैलकुलेशन करने में हमें एक चीज समझ में आता है कि चेंज फ्लक्स पर रिवॉल्यूशन डी फाई, ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू डी पी हो जाएगा। तो 5p हो जाएगा दोस्तों, डी फाई इज इक्वल टू 5p। तो 5p हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब करेंगे हम, तो यहाँ पर टाइम टेकन टू वन रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक चक्कर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक चक्कर, तो एक चक्कर जब लगाएगा अल्टरनेटर का रोटर, तो यहाँ पर 60/n हो जाएगा, मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ 60/n हो जाएगा जब एवरेज वैल्यू इंड्यूस होगा इसमें। तो यहाँ पर कंडक्टर तो ये हो जाएगा 5p अपान 60n हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर प्रत्येक कंडक्टर पे हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर 5pn अपान 60 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है ये कैसे, मतलब डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन इस तरीके से सॉल्व होता है इसका। यहाँ पर हम कैसा करते हैं, ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में 2πf उत्पन्न हो रहा है, इसमें भी 2πf उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। तो इसकी स्पीड निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, NS इज इक्वल टू 120f अपान p होता है। ठीक है, तो 2πf, ये 2πf है, ये भी 2πf है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, 5 4 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो यहाँ पर फार्मूला ये बनेगा दोस्तों, और इसी फार्मूले से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा RL। तो इसमें जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू निकालते समय दोस्तों, एवरेज वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर में निकालेंगे, तो कैलकुलेशन 5p इंटू 120 अपॉन 60 इंटू पी हो जाएगा। तो पी से पी को कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, और ये 60 बाई मतलब 120, तो 2 बार जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2πf वोल्ट। तो एवरेज वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका एवरेज मान 2πf वोल्ट होगा। इसके बाद Z इज इक्वल टू 2t होता है, तो एवरेज वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज देखेंगे हम, तो 2πf इंटू 2t हो जाएगा, तो 4πft वोल्ट यहाँ पर उत्पन्न होगा दोस्तों। क्लियर है सभी को। आरएमएस आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रत्येक फेज में जो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा, ये कितना होगा दोस्तों, तो ये यहाँ पर जो के एफ का मान है, मतलब कि फॉर्म फैक्टर का मान, तो फॉर्म फैक्टर का मान यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। और फॉर्म फैक्टर के साथ किसका गुणा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आरएमएस मान, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या दोस्तों 1 है। तो ये जब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये एवरेज मान और 1.11 के एफ फॉर्म फैक्टर का मान, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो एवरेज मान कितना निकला है 4πft, और ये किसका मान है फॉर्म फैक्टर का मान।
तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना निकलेगा दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मान इस टाइप से निकलेगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू होगी दोस्तों, इसी का ईएमएफ का फार्मूला है ये। ईएमएफ पर फेस, प्रत्येक फेस में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसका इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कितना होगा दोस्तों, ईजी जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू 4.44 केसी। केसी का मान कितना है, इसे केसी को क्या कहेंगे दोस्तों, ये भी कांस्टेंट होगा, और केसी यह है चोडिंग फैक्टर। केडी, केडी का मान भी कांस्टेंट होगा दोस्तों, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और केसी का मान है 0.966, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान है 0.96, एफ, फाइव और टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो तीन चीज इसमें कांस्टेंट हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास इतनी चीज बचेगी। इतनी चीज क्या क्या बचेगी दोस्तों, एक तो जनरेटेड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाइव इंटू एफ। तो ये दोनों मान कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए इतना बचेगा। और ये जो जनरेटेड वोल्टेज है ये फ्लक्स के और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होगा, अर्थात कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ेगा, फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो भी जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा दोस्तों। तो यही इसी को इस फॉर्म में बोला गया है कि यदि आप फ्लक्स बढ़ाते हैं तो जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जनरेटेड वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो Eg इज प्रोपोर्शनल टू फाइव, Eg इज प्रोपोर्शनल टू एफ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वोल्टेज अधिक बढ़ेगा, जनरेटर ज्यादा वोल्टेज देगा, ठीक है। फ्लक्स बढ़ाएंगे जनरेटेड वोल्टेज अधिक देगा, फ्लक्स कम करेंगे जनरेटेड वोल्टेज देना कम कर देगा। तो इन चीजों को मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों, हमें 11 केवी जनरेट करना है तो 11 केवी के लायक इस चीज को मेंटेन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है सभी को। इसके बाद इसका जो फार्मूला है, यदि इस फार्मूले को देखें हम, तो यहाँ पर दो तीन चीज हमें समझ में आती है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमेशा स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इज प्रोपोर्शनल टू एन स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये हो गई स्पीड, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो Eg इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ, फ्लक्स फाइव और एन क्या हो जाएगा, स्पीड। दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन याद करते हैं। अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला यह है दोस्तों, अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन मतलब कि